जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है वनस्पतियाँ। क्या नाम है? वनस्पतियाँ। आपको बता दें, वनस्पति या वन वन को ही हम लोग वनस्पति कहते हैं। और वनस्पति जो है ये वर्षा के आधार पर इसको बांटा जाता है। क्या किया जाता है? वर्षा के आधार पर बांटा जाता है। आप अभी जो देख रहे हैं, यहाँ एक नक्शा बना रखे हैं और ये आपका है भारत का मानचित्र। क्या है? ये आपका भारत का मानचित्र। आप सोचेंगे कि भारत के मानचित्र में ये क्या बना कर रखे हुए हैं, तो आपको हम बता दें कि भारत का ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? ये जो अलग अलग तरह से डिजाइनिंग क्या हो गया है, ये अलग अलग कोई डिजाइन फूल पत्ती नहीं है। ये क्या है आपका? ये आपका क्षेत्र को दर्शाया जा रहा है। यहाँ क्या दर्शाया जा रहा है? क्षेत्र को। आप जो इसको देख रहे हैं, कहीं पे इस तरह से सीधा लाइन में, कहीं पे तिरछा लाइन में, कहीं पे क्रॉस लाइन में है, कहीं से गोल गोल करके दिखाया गया है, कहीं पे ये पूरी तरह से डार्क है। तो ये सभी क्षेत्र जो अलग अलग क्षेत्र को दर्शाया जा रहा है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि भारत नक्शा, हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप भारत का नक्शा बनाने के लिए एकदम सीख जाइए। भारत का नक्शा अगर अच्छी तरह से आप बना लेते हैं, बनाने के लिए अगर आपको आ गया है, तो इतना जान लीजिए कि बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो कि आपके भारत के नक्शे से रिलेटेड आपका एग्जाम में आता है। अगर आपको भारत का नक्शा बनाने के लिए आता है अच्छी तरह से, तो आप जो है किसी भी चीज को अच्छी तरह से उसमें दर्शा सकते हैं। चलिए पहले इस चीज को समझते हैं, ये नक्शा है क्या। आपको पता है कि टॉपिक कौन सा है? भारत की वनस्पतियां, जिसको कि ये किसके अंदर आएगा? ये वन के अंदर में। वन जो है हमारा पूरा भारत में जो वन देखने के लिए मिल रहा है आपको, ये वन को वर्षा के आधार पर अलग अलग वन का अलग अलग नाम है। वन का क्या अलग अलग नाम है? तो वर्षा की मात्रा के आधार पर वनों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उसको हम लोग कहते हैं वनस्पति। क्या कहते हैं उसको? वनस्पति। तो चलिए यहाँ सबसे पहले इसको समझिए। ये भारत का पूरा नक्शा देख रहे हैं आप, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ऐसे करके यहाँ से गुजार रहे हैं, ये इस लाइन को बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये है हिमालय। ये क्या है? हिमालय। और आपको बता दें, हिमालय जब अरुणाचल प्रदेश में आती है, इस प्रकार से डायरेक्टली क्या होता है? दक्षिण को मुड़ जाती है। यहाँ से ऐसे करके हिमालय गुजरती है, और ये हिमालय ऐसे करके जब अरुणाचल प्रदेश में आता है, दक्षिण को क्या होती है? मुड़ जाती है। तो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये आपका हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वतमाला। आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से समझिए कि ये जो लाइन सीधा देख रहे हैं, जहां जहां पे आपको सीधा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्वतीय वन। क्या बोलते हैं इसको? पर्वतीय वन। आपको बता दें, वर्षा की मात्रा के आधार पर वनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। और वनों को जो टोटल यानी कि 4 प्रकार के वन, कितने प्रकार के? 4। यानी वनों को जो बांटा गया वनस्पतियों में, तो वनस्पतियां जो वर्षा के आधार पर, ये 4 प्रकार के वनस्पति होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है 5 बना रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5। पांचवा क्या है? पांचवा है डेल्टाई वन। पांचवा क्या है? डेल्टाई वन। यानी वनों को वर्षा की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। और एक वन जो देखने को मिलता है वो डेल्टा है, वो नदियों के कारण बनता है। किस कारण से बनता है? नदियों के कारण से। उसमें वर्षा की कोई मात्रा नहीं जरूरत है, उसमें वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि वर्षा के आधार पर वनस्पतियों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। और पांचवा जो आप देख रहे हैं, ये आपका डेल्टाई वन है। ये वर्षा ना बल्कि आपके नदियों के कारण से बनता है। तो चलिए समझिए सबसे पहले इस चीज को। ये जो देख रहे हैं सीधा लाइन, ये आपका है, इसको कहते हैं पर्वतीय वन। क्या कहते हैं इसको? पर्वतीय वन कहिए, ये हिमालयी वन कहिए। इसलिए ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय के उस पार में, यानी ये हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है। ये वन हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यहाँ जो टेम्परेचर यानी तापमान जो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इनके बारे में भी हम लोग डिटेल्स आगे एक एक करके सभी वनों के बारे में अलग से हम लोग एकदम समझेंगे अभी। इसके बाद में ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये गोल गोल देख रहे हैं, इस वन को हम लोग बोलते हैं कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। क्या कहेंगे? कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। तो ये भी वर्षा पे ही निर्भर करेगा। इसके बाद ये जो आप तिरछा लाइन देख रहे हैं, जहां जहां आपको तिरछा दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप समूह आपका है, ये अंडमान निकोबार है, ये आपका पूर्वोत्तर भारत कुछ हिस्सा है, ये आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये इन सब क्षेत्रों में, ये पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे क्या हो गया, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब जितना भी क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये सभी क्षेत्र हो गया। ऐसे करके पश्चिम बंगाल होते हुए इस प्रकार से, और ये क्षेत्र इधर वाला देख रहे हैं, ये पश्चिमी घाट, और ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, इसमें जो देख रहे हैं आप सेम तरह का डिजाइन देख रहे हैं। ये तिरछा लाइन देख रहे हैं, तिरछा मतलब हो गया ये अलग वन को दिखा रहा है। और इस वन का नाम है सदाबहार वन। क्या नाम है इसका? सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ का देखने को मिल रहा है आपको? ये पश्चिमी घाट में। क्या है आपका? भारत के पश्चिमी घाट में, साथ साथ में लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, और आपका पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ में आपका पश्चिम बंगाल में। पूर्वोत्तर भारत के साथ में कहाँ पे? आपका पश्चिम बंगाल में। पूर्वोत्तर भारत में आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा ये आपको? तो पश्चिम बंगाल के अलावा जो आपको ये देखने को मिल रहा है असम, मेघालय और फिर आपका नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और ये मिजोरम, इन क्षेत्रों में जो आपको ये सदाबहार वन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपका हो गया सदाबहार वन। ये तिरछा लाइन में लोग आप क्या कहिएगा? सदाबहार वन। देखिए यहाँ पे लिख रखे हैं सदाबहार वन, यानी इसको सदाबहार वन कहेंगे। ये सदाबहार वन है, ये भी सदाबहार वन है, और ये भी सदाबहार वन है। सदाबहार वन आपको बता दें, पश्चिमी घाट का गुजरात का यहाँ से तट से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर के आपका ये तमिलनाडु का ये क्षेत्र, यानी पूरा तरह से केरल कंप्लीट कवर हो जाता है, ठीक है।
इसके अलावा जो आप देख रहे हैं क्रॉस लाइन में, ये क्रॉस लाइन में जो वन देख रहे हैं इसको बोलते हैं पर्णपाती वन। क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन जो देख रहे हैं आप इस प्रकार से पूरा भारत, लगभग संपूर्ण भारत में ज्यादा मात्रा में, अगर पूरा भारत का बात करें तो पूरा भारत में आपको पर्णपाती वन ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। पर्णपाती वनों की संख्या मात्रा क्या है भारत में? ज्यादा है। यानी लगभग, यानी पूरे सभी वनों में, चारों वनों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा वन है? पर्णपाती। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा वन है, तो पर्णपाती वन है। कौन सा वन है? पर्णपाती। क्योंकि आप नक्शा से भी देख करके आपको बता सकते हैं। अगर ये नक्शा बना कर रखिएगा आपको ऐसे देखने के बाद ही पता चल जाता है कि पर्णपाती वन ही पूरा क्या भारत में सबसे पूरा तरह से फैला हुआ है। बीच में यहाँ जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, यह क्षेत्र भी आपका क्या है? ये गोल गोल इसके समान मैच कर रहा है। कहने मतलब ये अगर रेगिस्तान है तो ये भी क्या होता है? रेगिस्तान। ये रेगिस्तान कहाँ पे बनता है आपका? तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यानी कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का है इसमें, कुछ इसमें आपका महाराष्ट्र का, कुछ कर्नाटक का, कुछ इस साइड में आपका हो गया आंध्र प्रदेश का। यानी इन चारों क्षेत्रों, चार पांच राज्यों के बीच में कुछ कुछ हिस्सा से वहां पे रेगिस्तान बनता है। और उस रेगिस्तान में जो है ना आपका जो वन मिलता है उस वन को बोलते हैं हम लोग कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। तो चलिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग प्रकार का आपका वनस्पति यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे एक बॉक्स में बना कर रखे हुए हैं ताकि लोग समझ सके। आप लोग समझ जाइएगा कि हाँ ये कौन सा वन दिखा रहा है। ये तिरछा लाइन का मतलब क्या हो गया? सदाबहार वन। ये डॉट गोल गोल जैसा लाइन दिख रहा है तो कहते हैं मरुस्थलीय या कांटेदार वन। क्रॉस लाइन को क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। इसका सीधा लाइन को क्या बोलेंगे? पर्वतीय वन। और ये जो यहाँ डार्क कलर दिख रहे हैं ये सभी है आपका डेल्टाई वन। क्या कहते हैं इसको? डेल्टाई वन। तो डेल्टाई वन कैसे बनता है? तो नदियों के अपरदन से, नदियां जब अपने साथ में चलती है तो अपने साथ में मिट्टी, बालू, रेत के कण एक साथ में गाद लेके ढोके चलती है। और जब वो अपने मुहाने पे मिलने लगती है तो सभी मिट्टी और रेत और बालू कण के ढेले जो मतलब जितना भी ढोकर लेके जाती है उसको वो छोड़ देती है और वो ऊंचा टीला बना देता है। और उस पर जो वन पाया जाता है उस वन को बोलते हैं डेल्टाई वन। क्या बोलते हैं उसको? डेल्टाई वन। तो नदियों द्वारा जहां जहां डेल्टा बनता है उन क्षेत्रों में जो वन देखने के लिए मिलेगा उसे बोलते हैं डेल्टाई वन। उसको क्या कहेंगे? डेल्टाई वन। चलिए इसके अलावा जो है एक इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट लिख रखे हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली वो ही प्रश्न पूछा जाता है कि वनों को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है वनों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको ऑप्शन में इन्हीं में से कुछ दिया रहेगा, तीन को ऑप्शन, इसमें से कोई भी उठा के देगा, एक चौथा कोई भी डाल देगा आपको। तो आपको याद रखना है कि वन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये चार पांच कारक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। वर्षा हो गया, ताप हो गया, ऊंचाई हो गया और मिट्टी हो गया। क्या बताना है आपको कि वनों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ताप, वर्षा, ऊंचाई और मिट्टी। यानी मिट्टी का प्रकार भी जो है ना, जहां जहां अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिट्टी है तो उस वजह से भी क्या है? वन प्रभावित होते हैं। इस बार अगर वर्षा की मात्रा, अगर वर्षा भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है इस वजह से भी क्या होता है? वन प्रभावित होता है। इसके अलावा जो है ताप, टेम्परेचर भी डिसाइड करता है। अगर कहीं का तापमान कम है, कहीं का तापमान ज्यादा है, इस वजह से भी वनों में भिन्नता देखने के लिए मिलती है। इसके बाद ऊंचाई की बात करें, यानी कि अगर मान के चलते हैं कोई वन पहाड़ों पे है, कोई वन क्या है ढलानों पे, पहाड़ी मतलब कोई ऊंचे स्थानों पर है, कोई नीचे पे है, यानी ऊंचाई, हाइट भी ये मायने रखता है। यानी ऊंचाई भी जो है ना वनों को प्रभावित करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और मिट्टी तो करेगा ही करेगा, कहीं पे आपको बालुई मिट्टी है, कहीं जलोढ़ मिट्टी है, कहीं लेटराइट मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है। तो हर जगह अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, कहीं कंकरीली है, कहीं पथरीली है। इस प्रकार से जहां जैसा मिट्टी होता है वहां पे वैसा वन देखने के लिए आपको मिलता है। इस प्रकार से वनों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं तो कौन कौन से कारक हो गया आपका? वर्षा, ताप, ऊंचाई और मिट्टी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी देगा क्या? समुद्र से ऊंचाई, तो वो भी आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ ऊंचाई हम सिर्फ लिख रखे हैं और कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा समुद्र से ऊंचाई, तो समुद्र से ऊंचाई भी क्या करता है? वो वनों को प्रभावित करता है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। यानी ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। और कभी कभी क्वेश्चन घुमा पूछ देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन से कारक वनों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो नहीं करने में क्या करेगा? आपको तीन को में से ये कोई ऑप्शन रहेगा, एक कोई चौथा ऑप्शन डाल देगा। तो चौथा जो डालेगा वही इसका आंसर होगा। या फिर कभी कभी देगा प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में से कौन से कारक वनों को प्रभावित करते हैं। तो तीन ऑप्शन कोई तीसरा चौथा डाल देगा, एक ऑप्शन इसमें से कोई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि वर्षा हो गया, ताप हो गया, ऊंचाई हो गया और मिट्टी हो गया। ये चारों कारक जो है वन को प्रभावित करने वाले हैं। ये एग्जाम में वो क्वेश्चन कुछ देखने के लिए मिला है, इसलिए हम इसको यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इसी चीज को हम लिख दिए हैं कि वन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो वर्षा, ताप, ऊंचाई एवं मिट्टी। चलिए इसके अलावा जो है अब हम लोग जो है इन चारों वनों, पांचों वनों के बारे में हम लोग अलग अलग तरह से एकदम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज को जान लीजिए आप कि भारत में जो कुल क्षेत्रफल का वन का जो प्रतिशत है वो लगभग 33% होना अनिवार्य है। कितना है? कहता है क्या कि पर्वतीय मतलब पर्यावरणीय संतुलन के लिए। अब हम जितना बातें कहें आपको इस चीज को आप अच्छा से लिखते जाइएगा, ठीक है। और अभी तक हमने जितना बातें बताई इस चीज के बारे में, इन सब के बारे में, आपको नक्शा जरूर बनाना है। नक्शे के साथ में इस तरह से एकदम डायग्राम कॉपी में आपको एकदम तैयार होना चाहिए, ठीक है।
चलिए सबसे पहले चीज को जान लीजिए कि पर्यावरणीय संतुलन के दृष्टिकोण से अगर हमारा एनवायरनमेंट का बात करें, अगर संतुलन की बात करें, इक्वलिटी का बात करें, अगर पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए भारत में कुल क्षेत्रफल का कम से कम 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कितना परसेंट भूभाग पर? 33% भूभाग पर जो है ना क्या होना चाहिए? भूभाग पर वन का मात्रा होना चाहिए। वन अगर इतना रहता है, अगर टोटल यानी हमारा कुल भारत का जितना भी एरिया है उस जितना भी क्षेत्रफल है इसका, उस क्षेत्रफल का 33% भूभाग पर अगर वन पाया जाता है तो हमारा पर्यावरण क्या होता है? संतुलन माना जाता है। क्या माना जाता है? संतुलन। आपको इस चीज को नोट कर लेना है कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, आवश्यक है? तो 33%। कितना है? 33%। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद आपको बता दें कि इसके लेकर के क्या किया सरकार ने? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन नीति लाया। क्या लाया? वन नीति। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, आपको लिखना है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। ये जो स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति है यह 1952 ईस्वी में लाया गया। कब लाया गया? 1952 ईस्वी में। इस चीज को लिखना है आपको। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? 1952 में। इसका काम क्या था? इसका काम था पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की मात्रा में हमेशा वृद्धि करना है, बढ़ोतरी करना। इसके लिए संशोधन किया गया ताकि पर्यावरण संतुलन बनाया जा सके। तो इसके लिए प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? 1952 में। और आगे चल करके इसी पर्यावरण वन नीति में जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 ईस्वी में, कब का बात हो रहा है? 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में क्या किया गया? ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय वन नीति, इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन। और संशोधन करके यह लक्ष्य रखा गया कि भारत में कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण वन नीति कब लाया गया? इनका घोषणा हुई 1952 में। फिर अगर दूसरा प्रश्न अगर इसी घुमा के दिया जाए, राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन पहली बार कब किया गया? 1988 में। 1988 में। और इस वन नीति के तहत ये राष्ट्रीय वन नीति जो है, राष्ट्रीय वन नीति जो देख रहे हैं, राष्ट्रीय वन नीति का जो लक्ष्य रखा गया भारत में कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग पर क्या करना है? वन का होना अनिवार्य है, यानी करने का लक्ष्य रखा। यानी भारत में 33% क्षेत्रफल भूभाग पर वन को लागू करना, वन लगाने का क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया। किस नीति के तहत में? राष्ट्रीय वन नीति के तहत में। ये कब लागू किया गया? 1952 में। और इसमें संशोधन कब किया गया? 1988 ईस्वी में। इस चीज को आपको याद रखना है। और ये प्रश्न जो है ना बिहार दरोगा वाला एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो लाया गया इसका क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था कि 33% भूभाग पर क्या करना है? पर्यावरण लगाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। तो संशोधन कब किया गया पर्यावरण वन नीति में? 1988 में। पर्यावरण वन नीति कब लागू किया गया? 1952 में। चलिए इसके अलावा जो आपको 2 पॉइंट लिख लेना है कि आपको लिखना है कि भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? एमपी में। आपको क्या लिखना है? भारत में सबसे ज्यादा अगर वन का बात करें तो ये कहाँ है आपका? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। एमपी मतलब हो गया मध्य प्रदेश। और वहीं अगर सबसे कम का बात कर लें, क्या कर लें? सबसे कम वन का बात करेंगे तो हो जाएगा आपका हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। देखिए नाम है हरियाणा यानी हरा भरा, लेकिन यहाँ पे सबसे कम वन है। क्या है? यहाँ पे सबसे कम वन है। अगर भारत के किस राज्य, क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए भारत के किस राज्य में सबसे कम पर्यावरण यानी वन देखने के लिए मिलता है, तो आपका हो गया हरियाणा में। कहाँ हो गया? हरियाणा में। और वही अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा वन कहाँ मिलता है आपको देखने के लिए, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश यानी एमपी में। सबसे ज्यादा वन कहाँ भारत में? एमपी में। सबसे कम कहाँ है आपका? हरियाणा में। चलिए इस चीज को आपको लिखना है। ये कुछ बेसिक पॉइंट था जिसको कि हमने बताया आपको। इसके अलावा जो आपको बस लिखना है, क्या करना है? वर्षा की मात्रा के आधार पर वनस्पति को बांटा गया है। कितने प्रकार से? अभी हम यहाँ बोर्ड पे बना रखे हैं, आपको कितने प्रकार से दिख रहा है? यानी कि 5 प्रकार का। 5 में क्या आपका? एक चौथा 4 तक ध्यान रखना है आपको। 5वां आपका डेल्टाई वन है। 5वां क्या आपका? डेल्टाई वन है। ये जो देख रहे हैं ये क्षेत्र ये सब नदियों द्वारा, ये आपको गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा डेल्टा बनाया गया है। ये आपका है महानदी के द्वारा, ये आपको कृष्णा नदी के द्वारा। यानी ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये डेल्टा बनाया जाता है। जो नदियां डेल्टा बनाती है और वहां पे वन बनाया जाता है उसको बोलते हैं डेल्टाई वन। इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हो डेल्टाई वन लिख रखे हैं। ये जो डार्क काला काला दिख रहा है ये आपका डेल्टाई वन। ठीक है। डेल्टाई वन ये किससे बनेगा? नदियों से। तो वर्षा के आधार पर वनस्पतियों को हम यहाँ पे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है। तो सबसे पहला वन हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर क्या है? सदाबहार वन। आपको लिखना है सदाबहार वन के बारे में।
सदाबहार वन इस तरह से लेकर लिख के देना है। और अब सुनिए, हम जितना बातें कह रहे हैं, हम मेन पॉइंट को कुछ पॉइंट को लिखेंगे, इसके अलावा हम जितना बातें कह रहे हैं हम जो मुंह से बताएंगे आपको उस चीज को नोट करके ध्यान करके उसको लिखना है पूरी तरह से। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि वर्षा की मात्रा पर वनस्पति को कई प्रकार से बांटा गया है, वनस्पतियों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग क्या आपका है, सदाबहार वन। क्या है आपका? सदाबहार वन। और सदाबहार वन को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय। आपको बता दें भारत की स्थिति कैसी है, भारत में उष्णकटिबंधीय है। भारत की मानसून कैसा है? यहाँ पे उष्णकटिबंधीय है। भारत का जो मानसून है ये उष्णकटिबंधीय है, इसलिए जितना भी वनस्पति है सबके सब उष्णकटिबंधीय के अंदर आएगा। ठीक है, इसलिए उष्णकटिबंधीय करना भी लिख रहे हैं आप, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए कि भारत की जितनी वनस्पतियां हैं ये सभी उष्णकटिबंधीय के अंदर आती है। तो चलिए सदाबहार वन के बारे में कहते हैं भारत का वैसा भूभाग, भारत का लिखना है आपको, भारत का वैसा भूभाग जहां पे वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर यानी कि 200 से अधिक मान लीजिए, 200 या 250, कहीं आपको 200 मिल जाएगा, कहीं आपको 250 मिल जाएगा, ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वगैरह भारत का वैसा भूभाग, भारत का वैसा भूभाग जहां पे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है या पाई जाती है, उस जगह पे जो वनस्पति होगा उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। यानी कहने मतलब इसका जो यहाँ जो वर्षा की मात्रा होगा ये 250 सेंटीमीटर से अधिक, क्या होगा? 250 सेंटीमीटर से वर्षा की मात्रा अगर अधिक हो रही है, वर्षा अगर 250 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होगा उन क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को हम लोग क्या कहेंगे? सदाबहार वन कहेंगे। क्या कहेंगे? सदाबहार वन। दूसरे शब्दों में इसी को हम लोग कह देंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या कहेंगे इसको? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। अब इस वन ये जो वनस्पति देख रहे हैं यानी सदाबहार वनस्पति, वन को वनस्पति कहते हैं। वन को क्या कहते हैं? वनस्पति। ये जो वनस्पति हम देख रहे हैं इनका सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका सदाबहार नाम क्यों है? क्योंकि ये सालों भर हमेशा हरा भरा रहता है। ये क्या रहता है? हमेशा सालों भर हमेशा हरा भरा रहता है। देखिए सालों भर हरा भरा रहने के कारण इसको बोलते हैं सदाबहार। क्या कहते हैं इसको? सदाबहार। तो सदाबहार वनस्पति की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह वन जो है सालों भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है एकदम। ये कभी भी सूखने का या पत्ते झड़ने का ऐसा कहीं इसके अंदर में गुण देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये वन देख रहे हैं आप कहाँ है? आपका देख रहे हैं इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में आपको कहाँ देख रहे हैं? महाराष्ट्र पश्चिमी घाट, यानी कि ये एरिया जो देख रहे हैं आपको पता है इधर आपका अरब सागर है, आपका नीचे हिंद महासागर है, ये आपका बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है। आपको पता है कि चूंकि ये तट के किनारे तटीय क्षेत्र है, ये क्या है? तटीय क्षेत्र है। उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? इधर का पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में ये क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ जो वन पाया जाता है ये आपका सदाबहार वन है। अब आप लोग बात करिएगा, यहाँ पे माइंड में प्रश्न आएगा सदाबहार वन इसको इधर ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है कि आपको बता दें, आपको याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया था महासागर के बारे में, तो उसमें आपको बताया था मानसून के बारे में। मानसून आपको ध्यान होगा, पिछली वीडियो में हमने क्लास में चर्चा किया था, पढ़ाया था मानसून के बारे में। तो इधर का जो क्षेत्र है इधर से आपका आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या आता है आपका? ये जो देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इधर जो वर्षा हमेशा कंटिन्यू होता है, इधर से जल से हवा का जब इधर से पछुआ पवन जब चलती है, पछुआ पवन की वजह से इनके साथ में जल का जो नमी है, जलवाष्प के साथ में नमी बना करके वो हवा एकदम ठंडा ठंडा एकदम चलता है। और वह जब इधर हमारे पर्वतों चोटियों से टकराती है तो इधर क्या होती है? वर्षा होती है। और वर्षा होने के कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दो आपको का मतलब है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो जाते हैं यहाँ पे वर्षा होती है। ये जो देख रहे हैं आप ये दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन दिखता है। और इन क्षेत्रों में जब पर्वतों पर टकराती है तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो यहाँ पे जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, वो बिल्कुल हरे भरे होते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जो वन पाया जाता है इसको बोलते हैं सदाबहार वन। क्या कहते हैं इसको? सदाबहार वन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सालों भर क्या होती है? ये पत्तियां यहाँ पे हरी भरी होती है। यहाँ क्या होती है? पत्तियां हरी भरी होती है। इसके अलावा आप जो देख रहे हैं ये आपका लक्षद्वीप है। ये क्या आपका? लक्षद्वीप है। तो ये भी आपका इसी क्षेत्र में है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार। ये क्या देख रहे हैं आप? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ये भी आपका क्या है? समुद्र, मतलब कि पानी के बीच का एरिया है। और पानी जहां चारों साइड से मिलेगा तो ऑटोमेटिक पेड़ पौधे क्या होंगे? बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। इसलिए ये भी जो वन पाएगा ये भी होगा सदाबहार वन। क्या होगा? ये सदाबहार वन। ये जो आप देख रहे हैं क्षेत्र ये भी आपका क्या है? ये भी आपका बंगाल खाड़ी। इधर से भी जो इधर बंगाल खाड़ी के क्षेत्र से इधर से भी क्या होता है? इसको नमी जलवाष्प ये सब हमेशा कंटिन्यू क्या होता है? मिलता है। इसलिए आपका पूर्वोत्तर भारत का जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं हिमालय के नीचे वाला एरिया में, ये हिमालय ऊपर वाला हिमालय हो गया, नीचे हिमालय के नीचे एरिया, इन क्षेत्रों में भी जो है बंगाल खाड़ी से जलवाष्प की मात्रा बराबर मिलती है, कंटिन्यू मिलती रहती है। इसलिए आपको पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में क्या होता है आपका कि सदाबहार वन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए आप इसके बारे में कुछ पॉइंट को लिखते जाइए कि कहता है ये वनस्पति पश्चिमी घाट, ये वनस्पति कहाँ लिखना है आपको सदाबहार वन के बारे में कि यह जो वनस्पति सदाबहार वन के पश्चिमी घाट में आपको देखने के लिए मिलती है। कहाँ मिलती है? पश्चिमी घाट। कहाँ मिलती है? पश्चिमी घाट। अगर आपको इसमें नाम लिखना है तो चलिए आपको हम नाम कुछ दो चार बता देते हैं। ये गुजरात से लेकर केरल तक, कहां से कहां तक? गुजरात से लेकर के केरल तक, गुजरात से लेकर केरल
तक, गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? केरल तक फैला हुआ है ये, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला है, गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ है। इसके अलावा जो है ये हमारा हिमालयन के क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में कहाँ कहाँ आपका मिल जाएगा, ये एरिया में आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद में जाकर के आपका हो जाएगा मेघालय, मेघालय के बाद में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर और नागालैंड। यानी ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये आपका हो गया। इसके साथ साथ इसके अलावा कहाँ कहाँ आपको देखने मिल रहा है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। यानी ये क्षेत्र जो देख रहे हैं आपका, इधर से ये नागालैंड हो गया, ये आपका हो गया अंडमान निकोबार, ये आपका हो गया लक्षद्वीप। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं पूर्वी हिमालयन भाग, पूर्वी हिमालयन भाग में आपका ये सब आ जाएगा। और पश्चिमी तट का बात करेंगे तो ये आपका होगा गुजरात से लेकर के केरल तक, गुजरात से लेकर के देखिए यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ तक केरल का क्षेत्र है, जिसमें आपका गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सब के सब गुजरात से लेकर के स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र है, क्या आएगा? गुजरात छोड़ करके, गुजरात से कह रहा है, गुजरात में नहीं कर रहा है, गुजरात से, यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से लेकर गुजरात के बाद यानी आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी केरल तक का तट ये जो आपको पश्चिमी तट है, इसमें आपका ये चारों जो क्षेत्र राज्य जो आपका गुजरात से लेकर केरल तक का यहाँ जो फैला हुआ क्षेत्र है, ये आपका सदाबहार वन है। कौन सा वन है? सदाबहार। इसमें क्या होती है? वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसमें वर्षा की मात्रा क्या होती है? 250 सेंटीमीटर से अधिक। इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार वन। आपको ध्यान रखना है, इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषता का आपको लिखना है, इसकी विशेषता, इस चीज को आप लिखते जाइए आराम से और इसकी विशेषता के बारे में लिखेंगे। विशेषता आपको अलग से लिखना है, विशेषता हर वन के बारे में लिखना है। इस तरह से विशेषता लिखिए, विशेषता लिख के अटैच दीजिए और इसके बारे में आप लिखते जाइए। हम बोलते हैं इसकी विशेषता सबसे पहले क्या है? ये काफी घना होता है। ये क्या होता है? काफी, यह काफी घना होता है, ये काफी घना होता है, पहली विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता, ये एक साथ कभी पत्ते को नहीं झाड़ते हैं, एक साथ, ये एक साथ कभी भी पत्ते को नहीं गिराते। मतलब जो झड़ता है पेड़ से पत्ते जो झड़ता है, ये एक साथ में कभी पत्ते को, सारे पत्ते को नहीं गिराता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये काफी घना होता है, ये क्या होता है? काफी घना होता है, ये एक साथ में कभी सारे पत्ते को नहीं गिराते हैं। इसके अलावा जो है कहता है इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो लंबे वृक्ष होते हैं। इसमें जो है ना, इसमें वृक्ष काफी लंबे होते हैं, काफी लंबे होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जितना भी वृक्ष होता है इसमें, सदाबहार वन में, ये वृक्ष इसमें सारे लंबे लंबे होते हैं। ध्यान रखना है कि सबसे अधिक लंबा वृक्ष किस वन में पाया जाता है? आपका सदाबहार वन में। इस चीज को आपको लिखना है। ये आपकी विशेषता 3-4 पॉइंट है, इस चीज को आप लिखते जाइए, लिख लीजिए। इसके अलावा जो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा वन पाया जाता है? इसमें जो आपको वन मिलेगा, महोगनी, महोगनी, रोजवुड, महोगनी, रोजवुड, बांस, टीटीसी। यानी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी वृक्ष होते हैं सब लंबे लंबे होते हैं। आपको बता दें, नोट करके लिख लीजिए आप, बांस जो है ना, ये घास की श्रेणी में आता है। बांस को घास की श्रेणी में माना जाता है, घास की श्रेणी में गिना जाता है, गिना जाता है। इस चीज को आप लिख लीजिए। बांस को घास की श्रेणी में गिना जाता है। बाकी ये बांस, रोजवुड, महोगनी, जितने भी लंबे लंबे वृक्ष देख रहे हैं वो सब इसी वन का विशेषता है। किसका? सदाबहार वन का। सदाबहार वन में वर्षा की मात्रा कितना होगा? 250 सेंटीमीटर से ऊपर, 250 सेंटीमीटर से ऊपर। अब 250 सेंटीमीटर से नीचे होगा तो उसको हम लोग अलग वनस्पति कहेंगे। चलिए इसको फटाक से लिखिए, तब तक हम दूसरा वन के बारे में आपको बताते हैं। आपको एक पॉइंट इसमें यह भी लिख लेना है कि
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, किसको कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर माना जाता है। क्या माना जाता है? घर। ये जो अंडमान निकोबार दिख रहे हैं, ये जो आप दिख रहे हैं, इस पॉइंट को आप लिखिए। हम कह रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सदाबहार वनस्पति का घर माना जाता है। क्या माना जाता है? घर। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि किस वनस्पति को अंडमान निकोबार में, मतलब कि ऐसे पूछेगा, अंडमान निकोबार को किस वनस्पति का घर कहा जाता है? तो सदाबहार वन का। किसका कहा जाएगा? सदाबहार। या ऐसे पूछ सकता है कि सदाबहार वन का घर जो है किस जगह पे, किसको कहा जाता है? अंडमान निकोबार को। किसको कहा जाता है? अंडमान निकोबार को। ठीक है। इसके बाद अलावा जो आपको ये लिखना है कि यह वनस्पति जो पश्चिमी घाट से लेकर के पूर्वी हिमालय तक ये क्या होता है? बिल्कुल अंडमान निकोबार में ये फैला हुआ है। ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पे आप लिख ही लिए हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। और इस वन की एक और, सदाबहार वन की एक और विशेषता क्या है, खासियत क्या है कि सर्वाधिक जो है ना, सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में ही देखने के लिए मिलता है। प्राथमिक उत्पादकता समझ रहे हैं आप इस चीज को? उत्पादक में प्राथमिक श्रेणी का जो प्राथमिक उत्पादकता होता है, तो पता सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता आपको सदाबहार वन में ही देखने के लिए मिलता है। चलिए इसको आप लिख लिए होंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा वन देखते हैं। दूसरा वन जो आपका हो गया पर्णपाती वन। क्या कहेंगे दूसरा हमारा? दूसरा जो आपका हो जाएगा, चलिए पहला हो गया, ये आपका हो गया क्लियर, सदाबहार। दूसरा यहाँ पे मरुस्थलीय है। चलिए आप लिख लीजिए, मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय या कांटेदार वन। वन या वनस्पति लिख लीजिए, वन या वनस्पति। देखिए अभी हमने लिखा सदाबहार वन, ठीक है। तो दूसरा में आप जो है लिखिए इसको पर्णपाती वन को लिखिए। किसको लिखिए? पर्णपाती वन, ताकि से आपका सीक्वेंस बन जाएगा। दूसरा जो वन है आपका है पर्णपाती वन। यहाँ पे हम चलिए उल्टा पुल्टा थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दूसरा नंबर लिखना है पर्णपाती। दूसरा नंबर क्या लिखना है? पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन में देखिए क्या लिखना है आपको, इससे जो है ना, इसमें जो वर्षा होती है, इसमें लिखना है, इसमें वर्षा 70 से, यहां लिख देते हैं, 70 से लेकर के 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। देखिए आपको कहीं कहीं आपको 70 से 200 मिलेगा। क्या मिलेगा? 70 से 200। और यहाँ 70 से 250 या 70 से 200 आपको इस तरह से लिख लेना है। अगर आपको एग्जाम में 70 से 200 मिले तो आपको उसी को मारना है। 250 अगर नहीं रहे तो, अगर 200 नहीं रहेगा तब 250 रहेगा। ठीक है। तो इस वन की विशेषता क्या है? यहाँ जो वर्षा की मात्रा होती है 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब इसको दो भागों में बांटा गया। क्या किया गया? इसको दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती, और दूसरा को जो कहते हैं शुष्क पर्णपाती। पहला क्या आपका आर्द्र पर्णपाती और दूसरा क्या आपका है? शुष्क पर्णपाती। पहला क्या बताया आपको? आर्द्र पर्णपाती और दूसरा क्या आपका? शुष्क पर्णपाती। यानी पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया, क्योंकि इसमें वर्षा की मात्रा 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। अब देखिए ये जो आर्द्र पर्णपाती है, इसमें वर्षा की मात्रा 120 सेंटीमीटर से लेकर के आपको 250 सेंटीमीटर तक देखने के लिए मिलेगा। 120 से लेकर के 250 सेंटीमीटर। और इसमें जो आपको वर्षा की मात्रा होगा ये आपका हो जाएगा 70 से लेकर के 120 सेंटीमीटर। ये इसीलिए इसको दो भागों में बांटा जाता है। कहा जाता है पर्णपाती वन को वर्षा की मात्रा आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? एक है आर्द्र पर्णपाती, इसमें वर्षा की मात्रा 120 से लेकर के 250। दूसरा है शुष्क पर्णपाती, इसमें 70 से लेकर के 120। यानी कम होने का क्या होता है? ये गर्म हो जाता है माहौल। यहाँ का मौसम कैसा, मतलब यहाँ का एनवायरमेंट होता है शुष्क होता है, यानी हल्का गर्म हो जाता है, इसलिए तो शुष्क पर्णपाती, क्योंकि वर्षा यहाँ 70 से लेकर के 120 ही हो रहा है और इसमें वर्षा की मात्रा 120 से लेकर के 250 तक होता है। ध्यान रखना है पर्णपाती वन में वर्षा की मात्रा 70 से लेकर के 250 कैसे होता है? यहाँ देख रहे हैं 70 से लेकर के 250 तक का वहां पर है। और इसको दो भागों में बांटा गया, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद में आपको लिखना है इसकी विशेषता। इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे बड़े भाग में पाया जाता है। ये क्या होता है आपका? यह भारत के सबसे बड़े भाग में पाया जाता है। पहले विशेषता तो ये आपका हो गया। दूसरा क्या विशेषता आपका है? इसमें सबसे महंगे लकड़ी, इसमें सबसे
महंगे लकड़ी एवं फलीय वृक्ष देखने को मिलता है। तीसरी इसकी खासियत क्या है कि यह भारत में सबसे पहले क्या हो गया, ये भारत के सबसे बड़े भाग में पाया जाता है। दूसरा क्या है, इसमें सबसे महंगे लकड़ी और फलीय वृक्ष जितने भी फलीय वृक्ष है, जितना फल वाला वृक्ष है, सबके सब आपको किसमें मिलेगा, पर्णपाती वन में। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं किसी फल में कैसे बहुत सारे वृक्ष होते हैं जिसमें वर्षा की मात्रा कम चाहिए, तो उसके लिए देखिए 70 सेंटीमीटर से लेकर स्टार्ट होता है। कहीं कहीं ज्यादा मात्रा चाहिए, 100, 200, 250 तक जा रहा है। इसी लेकर के इसमें 70 से लेकर 250 तक का रेंज आ जाता है। इसलिए इसमें जितने भी फल वाले वृक्ष होते हैं सबके सब इसमें लगभग आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है ये क्या होता है, ये लगभग पूरे भारत में आप देख रहे हैं इस चीज को, पर्णपाती वन क्रॉस वाला दिख रहा है आपका, पर्णपाती तीसरा नंबर पे यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो क्रॉस देख रहे हैं क्रॉस वाला, ये आपका क्या पर्णपाती तथा ये भारत के सबसे बड़े भाग में पाया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा भाग देख रहे हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्र में क्या मिलता है आपको, पर्णपाती वन देखने के लिए मिलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरा भारत में लगभग सबसे ज्यादा वन कौन सा है, पर्णपाती वन है। और इसमें विशेषता क्या है, इसमें महंगे लकड़ी, जितना भी महंगा लकड़ी है, जिसमें आपको देख रहे हैं शीशम, सागवान, जिससे कि आपका बड़े अच्छा कीमती लकड़ियां से फर्नीचर बनाया जाता है, ये कोई भी चीज बनता है लकड़ी से, वो सारा महंगा लकड़ी वाला वृक्ष जो है इसमें मिलेगा देखने के लिए। साथ साथ आपको साथ इसमें जितने फलीय वृक्ष हैं, सारा फलीय वृक्ष भी आपको इसी वन में यानी पर्णपाती वन में देखने के लिए मिलता है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर लिख लिया जाए, जैसे में कौन कौन सा वृक्ष होगा इसमें आप लिख लीजिए सागवान, शीशम, आम, सागवान, शीशम, आम एवं फलीय वृक्ष ETC। इस तरह से आप लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि सागवान, शीशम, आम और जितना भी फलीय वृक्ष है सबके सब लगभग इसी वन में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका दूसरा नंबर का वन। ये दूसरा वन कौन सा था आपका, पर्णपाती वन। और ये इसको क्या कहते हैं, ये इसमें वर्षा की मात्रा 70 से लेकर के 250 सेंटीमीटर देखने के लिए मिलता है। इसको दो भागों में बांटते हैं, एक है आर्द्र पर्णपाती, दूसरा है शुष्क पर्णपाती। जहां वर्षा की मात्रा 70 से 120 तक होती है, 70 से 20 तक उसको कहेंगे शुष्क पर्णपाती, और जब 120 से लेकर 250 तक होता है उसे क्या कहेंगे, आर्द्र पर्णपाती। ठीक है। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या बताया आपको, ये भारत के सबसे बड़े भाग में पाया जाता है। इसमें महंगे वृक्ष और फलीय वृक्ष देखने के लिए मिलता है। इसमें एग्जांपल में सागवान, शीशम, आम, फलीय वृक्ष ये सब के सब कहाँ होगा, पर्णपाती। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा वन है, पर्णपाती वन है। चलिए इसको फटाक से लिखिए, हम लोग तीसरा वन पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तीसरा जो वन है आपका, वो है आपका तीसरा वन में, ये आपका हो गया 1 नंबर, ये आपका हो गया 2 नंबर, और तीसरा आपका हो गया पर्वतीय वन। तीसरा क्या हो गया, तीसरा लिखिए पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। आप लोग इस बात से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। अरे ये वर्षा के मात्रा के आधार पर लिखा जाता है। 1 नंबर पे क्या हो गया आपका, 1 नंबर पे आपका हो गया सदाबहार वन, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा यहीं पे था। इस बार इससे वर्षा जैसे कम हुआ तो किसमें कौन सा आ गया वन आपका, पर्णपाती वन। अब इससे जो वर्षा कम होगा वो आपका हो गया पर्वतीय वन। कौन सा जगह, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के बारे में लिख लीजिए कि इसको जो है ना शंकुधारी वन भी कहते हैं। इसे शंकुधारी वन भी कहा जाता है। ऐसा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्वतीय वन से आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला ये जो एरिया देख रहे हैं ये हिस्सा आपका पर्वतीय है, और ये क्या हमारा हिमालय पर्वत है। पर्वतीय इलाकों में जो वन मिलेगा आपको इस प्रकार का वन देखने के लिए मिलेगा, इस प्रकार का वन सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो वन है आपका शंकु के आकार का है, किस आकार का है, शंकु के आकार का। इसलिए इस प्रकार का जो वन होते हैं यहाँ पे इस नुमा से बना जाता है, ताकि जब भी बर्फबारी हो तो बर्फ पड़ने पर ये नीचे फिसल के गिर जाए। बर्फ पड़ने क्या होगा, नीचे फिसल के गिर जाए। बर्फ जब नीचे गिर जाएगा ये वृक्ष क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे। और नहीं तो जिस तरह से हमारे यहाँ जो वृक्ष देखने के लिए मिलता है, हमारा मध्य भारत या पश्चिमी भारत जिधर का बात करेंगे, इधर अगर हमारा इस प्रकार का वृक्ष बन जाए,
अगर ऐसा वृक्ष उधर पाया जाएगा तो आपको पता है कि ऐसा वृक्ष अगर होगा तो यहाँ पे जितना भी बर्फबारी होगा सारा बर्फ क्या होगा, इसी पे जम जाएगा, सारा बर्फ क्या होगा, इसी पे जमेगा। और वजन जमने बर्फ जमने के बाद क्या होगा, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और जब वो बर्फ इस पर पड़ेगा तो ये क्या होगा, टहनियां हमारा बर्फ से लोड से वो टूट टूट करके नीचे गिर जाएगी। यानी बर्फ की टहनियां क्या होगी, पेड़ की वृक्ष की टहनियां टूट टूट के नीचे गिरेगी, जिससे वन क्या होगा, हमारा नष्ट होगा। इसीलिए वहां का अनुकूलता है, वृक्षों में जो अनुकूलन पाया जाता है कि वहां का वृक्ष इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। और यह आकार कैसा है, शंकु आकार का, इसी को कहते हैं शंकुधारी वन। क्या कहते हैं इसको, शंकुधारी वन। ये इसकी यहाँ की खासियत यानी विशेषता है। चलिए आप लोग लिखते जाइए मेरे साथ साथ में। इसके बाद जो है ये कहां से कहां तक फैला है, आपको इसके बारे में लिखना है। ये तो आपका पर्णपाती वन जो था आपका, ये पूरा लगभग पूरे भारत में था, इसलिए इसमें किसी क्षेत्र को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हिमालय भारत सदाबहार वन आपको हम जगह का नाम लिखा दिए। अब इस पर हिमालय भारत की बात करेंगे। हिमालय आपको लिखना है इसमें, यह जो है ये शंकुधारी वन कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर, यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, आप देख रहे हैं लद्दाख का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। इसके अलावा जो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हम जो कहते जा रहे हैं आप उस चीज को लिखिए, आपको बोर्ड पर से देखने का लिखने का जरूरत नहीं है। हम जो कह रहे हैं आप बोर्ड आपको हिंट्स के लिए हम लिख रहे हैं सिर्फ। देखिए इसको क्या कहते हैं, शंकुधारी वन कहते हैं। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रहा है आपको। कहाँ कहाँ मिल गया आपको, ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये वन पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये राज्य सब आपका ऊपरी एरिया में आ गया आपका। ये आपका हो गया लद्दाख एरिया, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, फिर यहाँ पे सिक्किम और सिक्किम के बाद में ये आप क्षेत्र देख रहे हैं इस तरह से ऊपर वाला, ये आपका हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में जो ये वन देखने के लिए आपको मिलेगा। कौन सा वन है, पर्वतीय वन। कौन सा वन है, पर्वतीय वन। अब बात करें यहाँ पे वर्षा की मात्रा, यहाँ वर्षा की जो मात्रा है, यहां वर्षा की मात्रा आपको देखने के लिए मिलेगा 70 से नीचे। कहां दिखने को मिलेगा आपको, 70 सेंटीमीटर से कम। सत्तर सेंटीमीटर से कम। चूंकि ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, यह बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा की मात्रा नहीं लिखा जाए। यहाँ लिखना 70 सेंटीमीटर का बात नहीं करेंगे, लिखना है वर्षा की मात्रा बात करेंगे। चूंकि ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है, अतः इसलिए यहाँ बर्फबारी होती है, बर्फबारी होती है। यहाँ क्या होती है, बर्फबारी होती है, यानी बर्फ पड़ती है इन सब क्षेत्रों में। और यहाँ कभी कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, आपको इस चीज को लिख लेना है। क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। यहाँ वर्षा की जगह पे यहाँ क्या होता है, यहाँ बर्फबारी होती है, यहाँ बर्फ पड़ने लगता है, ओले पड़ने लगते हैं, ओलावृष्टि को कहते हैं। और यहाँ कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कहीं कहीं 0 डिग्री होता है और कहीं कहीं ऐसा होता है कि माइनस में जाता है। जैसे आपका लद्दाख का द्रास क्षेत्र, द्रास एरिया जो है आपका, वहाँ इतना बर्फ मतलब माइनस ठंडा होता है कि वहाँ माइनस में तापमान हो जाता है। उन क्षेत्रों में आपको वन देखने के लिए नहीं मिलेगा। जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो वहां पे आपको वन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको इसको ध्यान रखना है। और जिस एरिया में 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है तो वहां जो वनस्पति होती है वहां पे लाइकेन एवं मॉस, आपको लिख लेना है, लाइकेन एवं मॉस उगता है। ये पौधा है, ये क्या आपका लाइकेन एवं मॉस जो है, जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तब जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है उन क्षेत्रों में जो है क्या कौन से पौधे होते हैं, लाइकेन एवं मॉस। लाइकेन एवं मॉस, आपको इस चीज को यहाँ नोट करना है कि लाइकेन एवं मॉस वनस्पति जो है, ये पौधा जो है आपका वन जो है कहाँ पर पाया जाता है, जिस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहां पे जो है ये वृक्ष उगने के लिए देखने के लिए मिलता है। इस चीज को चलिए आप नोट कीजिए। चलिए अब इसकी विशेषता को हम लोग जानेंगे। इसकी विशेषता क्या क्या होती है, इस वन की विशेषता क्या है, आप लोग लिखिए इसका।
विशेषता लिख के भेज दीजिए और लिखिए। देखिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, हिमालय के पर्वतों पर ऊंचे चोटियों पर बढ़ते बढ़ते जाएंगे। लिखना है कि जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ते, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे वृक्ष की हाइट, वृक्ष की ऊंचाई, लंबाई, वृक्ष की लंबाई घटते जाती है। वृक्ष की लंबाई क्या होती है? घटते जाती है। लेकिन जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ते जाएगी, वृक्ष की ऊंचाई क्या हो जाएगी? लंबाई घटते जाएगी। और जहाँ पे हिमालय पर्वत का बात करेंगे ऊंचाई पर, वहां पे आपको वृक्ष बहुत छोटे छोटे पत्तियां दाने छोटे छोटे देखने के लिए आपको मिलेगा, जिस तरह की वो घास है, लेकिन वो वृक्ष के रूप में होता है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा? तापमान घटेगा। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा? तापमान घटेगा। और तापमान घटेगा, आपको बताया अभी कि जब तापमान 0 तक आ जाता है तो वहां पे लाइकेन एवं मास, लाइकेन एवं मास क्या मिलेगा आपको? लाइकेन एवं मास जैसे वनस्पतियां आपको देखने के लिए वहां पे मिलेगी। दूसरा नंबर में इसमें क्या होता है? इसमें शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। इसमें शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। आप उसको लिखिए। इसमें जो शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इसकी ये विशेषता है, आपको तभी लिखा दिए। इस वनस्पति में लाइकेन एवं मांस वनस्पति पाई जाती है जब तापमान 0 से हो जाता है। तो अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर वृक्ष का बात कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए। इसमें जो है ना चीड़, चीड़ स्प्रूव, चीड़ स्प्रूव, सिल्वर फर, सिल्वर फर ETC, ये सभी पेड़ है। ये सभी क्या है? पेड़। चीड़ का पेड़, स्प्रू का पेड़, सिल्वर फर, ये सभी आपको वृक्ष यहाँ इन क्षेत्रों में देखने मिलता है। और इनका आकृति कैसा आता है? शंकुनुमा। किसनुमा होगा? शंकुनुमा। और जब तापमान 0 डिग्री हो जाएगा तो वहां पे लाइकेन एवं मांस जैसी वनस्पतियां उगने के लिए देखने के लिए आपको मिलेगी। चलिए ये वन भी आपका कंप्लीट हो गया, ये वनस्पति। तीसरा हो गया कंप्लीट आपका। चौथा वनस्पति जो बात करेंगे हम लोग, चौथा वनस्पति आपका हो जाएगा इस बार आपका होगा, ये चौथा नंबर होगा कांटेदार मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय या कांटेदार, कांटेदार वन। चलिए इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें लिखना है, इसमें वर्षा की मात्रा, इसमें वर्षा की मात्रा जो होगा 70 सेंटीमीटर से कम, 70 सेंटीमीटर से कम होती है। आपको इसको इससे डायरेक्टली लिखना है। यहाँ वर्षा की मात्रा क्या होती है? 70 सेंटीमीटर से कम। और पर्वतीय वन में वर्षा का कोई लेना देना नहीं है, वहां पे बर्फबारी होती है, इसलिए वहां वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। जिस क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, उन क्षेत्रों में जो वन पाया जाएगा वह वन जो आपका कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन कहलाएगा। अब बात रहा कि इसको कांटेदार वन क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। कि मरुस्थलीय इसलिए क्योंकि वहाँ पर बारिश की मात्रा कम हो रही है, तो यहाँ वर्षा कम हो रही है, उसको मरुस्थल कहते हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अब इनको कांटेदार कहने का रीजन है, आपको बता दें कि मरुस्थलीय वनों में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें कांटा होता है। उसमें क्या होता है? कांटा। जैसे आपका बबूल हो गया, बबूल के अलावा आपका खजूर का पेड़ हो गया, बबूल का हो गया, बैर का पेड़ हो गया, जितने भी कांटेदार पौधे आप देख रहे हैं, जितने भी कांटेदार पौधे देख रहे हैं वो आपका मरुस्थलीय पौधा है। जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस जिसको बोलते हैं हम लोग, नागफनी पौधे क्या मिलता है? कैक्टस बोलते हैं। जिसको हम लोग आम घरेलू भाषा में चपरा काटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चपरा काटा। चपरा काटा को हम लोग बोलते हैं नागफनी, या उसको अंग्रेजी में कैक्टस कहते हैं। तो कैक्टस हो गया, और फिर आपका बबूल का पेड़ हो गया, या आपका बैर का पेड़ हो गया, जिसमें कि कांटा देख रहे हैं, कांटा मतलब सूल देख रहे हैं, जिसमें वो सब के सब जो है आपका मरुस्थलीय वन, मतलब मरुस्थलीय पौधे हैं। कौन से पौधे हैं? मरुस्थलीय पौधे। क्योंकि उनमें कांटा क्यों होता है? तो पत्तियां की जगह पे कांटा इसलिए होता है वहां पे, ताकि वर्षा की मतलब वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है पेड़ पौधे वो कम हो सके। क्योंकि आपको पता है कि पत्तियां जितना चौड़ी होगी, जितना बड़ा बड़ा होगा, उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा ज्यादा होगा, यानी पानी की मात्रा ज्यादा बाहर निकलेगा। तो अगर पत्तियां जितना छोटा होगा, छोटे पत्तियां, वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, ताकि जल की खपत कम हो सके, जल उसके अंदर में एब्जॉर्ब रह सके, मतलब संचित रह सके। इसीलिए वहां पत्तियां छोटी होती है और कांटेदार होती है। कैसे होते हैं? कांटेदार, मतलब इस प्रकार का कांटा देखते हैं, इस प्रकार का कांटा नुकीला होता है। तो इसमें क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए दिमाग में रखना है कि वहां के कांटेदार पौधे होते हैं और पत्तियां क्या होती है? छोटी होती है। इनकी विशेषता भी यही है, यहाँ की पौधे जो पेड़ पौधे हैं वहां पे कांटे होते हैं और उसकी पत्तियां छोटी होती है।
इसलिए ताकि जल की खपत कम हो, जल का खपत कम हो, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का मतलब कि उत्सर्जन कम हो, ताकि वो शरीर यानी पौधे के शरीर में वो जमा रह सके। इसके अलावा क्या है कि ये लोग जो है ना कांटों से भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कांटों से करने का रीजन क्या है कि कांटों से करने से क्या होता है, उसमें भी जल का खपत कम होगा और भोजन इन लोग का तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये इनमें इन क्षेत्रों में कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, इसको कांटेदार वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कांटेदार वन। चलिए, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? आप ये देख रहे हैं भारत का हिस्सा में, आप ये आपको देख रहे हैं राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान गुजरात, राजस्थान और गुजरात, कुछ कुछ हिस्सा आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश। ये भारत में राजस्थान गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में पाया जाता है। आपको इसको लिखना है। ये भारत के कुछ हिस्सों में, ये भारत के राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश से कुछ है। राजस्थान गुजरात में तो पूरी तरह से होगा मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो ये देखते हैं मध्य भारत में, कहाँ पे? इसके अलावा यह मध्य भारत नहीं कहेंगे इसको कहेंगे महाराष्ट्र, एमपी, तेलंगाना एवं कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यानी ये जो देख रहे हैं आप, इधर आपका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, कुछ महाराष्ट्र का, कुछ कर्नाटक का, कुछ तेलंगाना का, ये सभी राज्यों के कुछ कुछ सीमा क्षेत्र ले लेकर के इधर जो वन पाए जाते हैं, यहाँ पे आपको मरुस्थलीय या कांटेदार वन देखने के लिए मिलता है। अब इसकी विशेषता के बारे में बात कर लें तो लिख लीजिए इसकी विशेषताएं क्या क्या है। इसकी विशेषता लिखिए सबसे पहले आप कि इसकी पत्तियां काफी छोटी होती है। इसकी पत्तियां छोटी और नुकीली होती है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता इसका क्या हो जाएगा आपको, ये पत्तियों के अलावा कांटों से भोजन बनाते हैं, इसकी ये विशेषता है। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जल का खपत कम हो, क्या हो? कम हो। और इसका एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, वृक्ष क्या हो जाएगा आपका? बबूल हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, बैर हो जाएगा, नागफनी, इसको हम लोग कैक्टस बोलते हैं, नागफनी, खैर, ये सब वृक्ष है, ETC, ये सबको लिख लीजिए। ये सभी आपका जो क्या हो गया, ये सब आपका पौधे हैं जो कि आपका मरुस्थलीय वन में पाया जाता है। और मरुस्थलीय वन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होती है? 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इसको आप फटाक से लिखिए। और लास्ट आपका जो वन देख रहे हैं आपका डेल्टाई वन है। लास्ट क्या आपका है? डेल्टाई वन है। तो डेल्टाई वन कैसे बनेगा आपका? नदियों के अपरदन से। नदियां जब अपरदन करती है, मिट्टी और बालू के कण रेत ढो करके लेकर आती है और मुहाने पर जमा कर देती है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। वो क्या बोलते हैं? डेल्टा। और डेल्टा के क्षेत्रों में जो वन पाया जाएगा उसे कहेंगे डेल्टाई वन। क्या कहेंगे उसको? डेल्टाई वन। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अगर कोई आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप उसको लिख लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। चलिए, पांचवा जो वन आप देख रहे हैं ये आपका डेल्टाई वन। तो डेल्टाई वन के बारे में अगर बात कर लें तो डेल्टाई वन जो है नदियों द्वारा बनता है। आपको याद रखना है इसमें गंगा के द्वारा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, के द्वारा। डेल्टा वन किससे बनता है?
ये नदियों के अपर्दन से, नदियों के अपर्दन से निर्मित होता है। ये नदियों के अपर्दन से निर्मित होता है, ठीक है। अब बात करें कि गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो डेल्टा बनता है, डेल्टा, यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाई गई डेल्टा को कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो कहाँ बनता है? ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना आपको, सुंदरबन डेल्टा कहाँ आपका है? पश्चिम बंगाल में। ये जो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का एरिया है, और यहाँ पर जो डेल्टा बनती है उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है आपका? सुंदरबन डेल्टा। और ये गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से जो मिट्टी ढोकर के दोनों से लेके आया जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको लिखना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। और ये कहाँ आपका है? ये पश्चिम बंगाल में। इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां, जो कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, और ब्रह्मपुत्र जो कि असम से चलते हुए, तिब्बत से होते हुए, असम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, हमारे बांग्लादेश होते हुए वो आकर के वहाँ समुद्र मिलती है, और वहाँ पे जो डेल्टा बनाती है, दोनों के द्वारा अपार मात्रा में मिट्टी को मतलब ढेर को लेकर आया जाता है, इसलिए वहाँ पे सबसे ऊंचा टीला बनता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? सुंदरबन डेल्टा। अब देखिए यहाँ पे एक बात करके आप नोट करके लिख लीजिए, इसको सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं? इसको सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वन के, हम बोलेंगे लिखेंगे नहीं, आप सुनिए इस बात को और लिखते जाइए। सुंदरबन डेल्टा इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इस वन में सुंदरी नाम की एक वृक्ष पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सुंदरी नामक की एक वृक्ष पाई जाती है। सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। सुंदरी नामक वृक्ष का कारण क्या होता है? वो सुंदरी वृक्ष क्या होता है? वो अपने आप में एक विशेष वृक्ष है। उसकी खासियत क्या है कि वो झाड़ूनुमा होती है। क्या होती है? वो झाड़ीनुमा होती है। ध्यान रखना है आपको, सुंदरी नामक का जो वृक्ष पाया जाता है वो क्या होती है? सुंदरी नाम, वो क्या होती है? झाड़ीनुमा, अत्यधिक झाड़ी होता है। और झाड़ीनुमा का कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में अगर सोचिए कि अगर झाड़ीनुमा वन पाया जाएगा, वृक्ष एक वृक्ष का नहीं, हम कह रहे हैं पूरा वृक्ष इस क्षेत्र, चूंकि इसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है इसका? सुंदरबन डेल्टा। तो इतना बड़ा भारत में, आप इतना मत सोचिएगा छोटा सा है ये, इतना बड़ा, अगर इतना में पूरा अगर भारत दिखा रहे हैं आपको, तो सोच सकते हैं इतना बड़ा, अगर इसके हिस्सा में इतना बड़ा अगर ये डेल्टा दिख रहा है, ये डेल्टा अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है ये, और ये बहुत बड़ा वन है, आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां जब जाइए कभी भी अगर सुंदरबन डेल्टा देखने के लिए, आपको विशाल यहाँ से घना लंबा जंगल दिखेगा देखने के लिए, और वो जंगल ऐसा है कि उसमें जितने वृक्ष हैं वो काफी झाड़ीनुमा है। झाड़ी आप समझ रहे हैं, कोई पेड़ पौधा देखिए, झाड़ी वाला पेड़ पौधा वो बहुत ज्यादा गहरा होता है, मतलब कि घना होता है वो। इसमें क्या होता है, जब इन क्षेत्रों से बंगाल खाड़ी में जब भी तूफान चक्रवात उठता है, बंगाल खाड़ी में जब भी तूफान चक्रवात उठता है, तो इस क्षेत्रों में जो वन पाया जाता है, ये वन क्या करती है, वो चक्रवात पहले इन झाड़ियों से गुजरती है होकर के। तो झाड़ियों से गुजरने का कारण क्या होता है, आपको पता है, अगर यहाँ पे झाड़ी और इधर से चक्रवात जब चलेगा, चक्रवात पहले इसमें टकराएगा, तो टकराने से क्या होता है, ये झाड़ी बहुत गहरा है, ठीक है, बहुत ही मतलब कि ज्यादा मात्रा में घना है ये, तो ये चक्रवात का स्पीड, रफ्तार क्या करता है, ये कम कर देता है। रफ्तार क्या करता है, कम करता है। और रफ्तार जब कम कर देता है, तो इधर जो हवा का मात्रा, ये चक्रवात जो निकलेगा वो धीमा गति से निकलेगा। क्या निकलेगा? धीमा गति से। इन क्षेत्रों में जो चक्रवात का असर दिखने के लिए मिलेगा वो कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, इधर चक्रवात क्या करती है, रक्षा करती है। चक्रवात क्या करती है, रक्षा करती है। तो पहला विशेषता तो यहाँ पे ये देखने के लिए मिल गया आपको। ये सुंदरी वृक्ष क्या होती है, ये सुंदरबन डेल्टा में जितने भी वन पाए जाते हैं वो सुंदरी वृक्ष के नामों के पेड़ पाए जाते हैं, और वो काफी घना और झाड़ीनुमा होता है। वो क्या करता है, चक्रवात की रफ्तार को कम करता है, यानी हमारे बंगाल खाड़ी में उठने वाले चक्रवात से हमारे भारतीय इलाकों में क्या करती है, रक्षा कवच का काम करती है। पहला नंबर में ये हो गया। दूसरा नंबर में सुंदरी नामक के वृक्ष की दूसरी विशेषता क्या है कि इनकी जो जड़ें होती है, ये वृक्ष का जो जड़ होता है, मान चलते हैं ये ऊपर वृक्ष है, नीचे जो जड़ आपका देख रहे हैं, तो जड़ क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। क्या करती है, फिल्ट्रेशन। आपको पता है कि ये जो वन है डेल्टा जो कहाँ बनती है, समुद्रों किनारों में, ये सब में। तो यहाँ जो समुद्र का जो पानी होता है वो खरा होता है। क्या खरा है, जो पीने लायक पानी नहीं होता है। तो बात जब खरा नहीं होता तो ये वृक्ष जिंदा कैसे है भाई, तो इसके जो जड़ें होती है ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, यानी ये नमकीन पानी को शुद्ध पानी में कन्वर्ट करके उस शुद्ध पानी को अवशोषित करती है। यानी याद रखना आपको कि सुंदरी नामक वृक्ष की विशेषता क्या है कि उसकी जो जड़ें होती है वो जड़ों में इतनी वो खासियत होती है कि वो नमकीन पानी, समुद्र से लिए नमक खारे पानी को लेकर के उसको फिल्ट्रेट कर देती है, यानी कि शुद्ध पानी में कन्वर्ट करती है, फिल्टर कर करके उसके बाद उसका जो शुद्ध पानी होता है उसी का वो अवशोषण करती है, खराब पानी को नीचे छोड़ देती है। इसलिए जड़ों की खासियत, विशेषता है, यानी खासियत है। और इसलिए ये चूंकि सुंदरी वृक्ष में पाई जाती है विशेषता, इसलिए इसको कहते हैं सुंदरी वन। क्या कहते हैं इसको, सुंदरी वन। और इस प्रकार ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा का नाम पड़ गया सुंदरबन डेल्टा। क्या पड़ गया, सुंदरबन डेल्टा। चलिए इस चीज को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, जितना बातें हम आपको बता रहे हैं।
सुंदरबन डेल्टा को उसको गरान वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गरान वन। आपको लिख लेना है। सुंदरबन डेल्टा का अन्य नाम क्या है? गरान वन। क्या नाम है आपका? गरान वन। इसके अलावा जो आप डेल्टा देख रहे हैं सुंदरबन डेल्टा, ये आपका ये तो हो गया सुंदरबन पश्चिम बंगाल में हो गया आपका गंगा बरगुल संगम से बना। ये जो डेल्टा देख रहे हैं ये आपका है महानदी का। ये कौन हो गया? महानदी का। जब उड़ीसा में महानदी जब बह करके आती है और बंगाल खाड़ी में जब मिलती है, यहाँ पे जो डेल्टा बनता है ये महानदी का डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? महानदी का डेल्टा। और यहाँ जो वन पाया जाएगा ये महानदी का डेल्टा ही वन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो नदी देख रहे हैं आपका कृष्णा नदी डेल्टा है। तो कृष्णा नदी द्वारा भी जो डेल्टा बनाई जाती है वो भी आबाद क्षेत्र में, तो इन सब क्षेत्रों में यानी जो भी नदियों की तरह डेल्टा बनाया जाएगा वो आपका कहलाएगा डेल्टाई वन। क्या कहलाएगा आपका? डेल्टाई वन। अब ये मत सोचिएगा 2-3 जगह ही बनाए, 2-3 जगह डेल्टा बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि जितना भी डेल्टा बनेगा उन क्षेत्रों में जो वन पाया जाएगा उसे डेल्टाई वन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? डेल्टाई वन। और डेल्टाई वन में आपको सबसे विशेष रूप से क्या रखना है? सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह जो है पश्चिम बंगाल में है। इसमें बता दिया आपको सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्ष के कारण क्या होता है? इसको सुंदरबन डेल्टा इसका नाम पड़ा है। तो आज का क्लास में हमने क्या किया? सारा वनस्पति को पूरी तरह से समझा दिया। ठीक है, वनस्पति संबंधित जितने भी पॉइंट बनते थे इन सबको हमने यहाँ क्या क्या कवर करा दिया। ठीक है, तो आपको आज का ये क्लास कैसा लगा? ये नक्शा आपको देखने में किस तरह से लग रहा है? इस नक्शे के बारे में कमेंट जरूर करें। और क्लास किस तरह से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर क्लास में कोई तरह की दिक्कत आपको ऐसा लग रहा है कुछ इसमें और होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप उसको भी कमेंट में अपना राय जरूर दें ताकि मैं उस खामियों को दूर कर सकूं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा यह राय अपना जरूर दें। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कोशिश करें कि अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि क्या हो उन तक ये जानकारी नॉलेज पहुंच सके, क्योंकि किसी भी एग्जाम में वनस्पति वन से प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलता है। तो आप अपने सगे संबंधियों में भी इस बात को जरूर फैलाएं। और आज के क्लास में यहीं तक रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।